हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रेप आईएएस। प्रेप आईएएस पे आप सबका स्वागत है। तो अब हम अपने पॉलिटी के कोर्स के एंड की तरफ मूव कर रहे हैं, राइट। अभी तीन तीन लेक्चर और बचे हैं, 2 या 3 लेक्चर, ओके। एंड वी आर ऑलमोस्ट डन विथ एवरीथिंग, ओके। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज पार्ट 2। इसमें कौन कौन सी बॉडीज कवर करेंगे? पहला कवर करेंगे फाइनेंस कमीशन, ओके। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? क्यों? बिकॉज अभी 15th फाइनेंस कमीशन ने अपनी रिपोर्ट दी, ओके। 15th फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट आई है, राइट। सो दैट्स व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा पढ़ेंगे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्योंकि ये करंट अफेयर्स में है। अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो और फॉलो करते हो तो आपको पता होगा, राइट। इनफैक्ट हमने भी जो डेली न्यूज एनालिसिस किया था उसमें मयूरी मैम ने बहुत अच्छे से कवर किया था रिगार्डिंग इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ओके। सो प्लीज इसको भी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है पढ़ना, ओके। क्योंकि इसके ऊपर मद्रास हाईकोर्ट ने बेसिकली क्या कहा कि लाइक जो भी ये अभी करंट सेकेंड वेव आ रही है कोरोना की, दैट उसकी लार्जली ज्यादातर रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पे लाई करती है। एंड राइट, एंड मेनली क्या क्या इशू आ रहा है? बेसिकली इशू आ रहा है ये कि अब जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के इंडिपेंडेंस पे, ईसीआई के इंडिपेंडेंस पे क्वेश्चन उठाए जा रहे हैं, ओके। दैट इट इज नॉट एन इंडिपेंडेंट बॉडी। तो इसीलिए जब हम इसके बारे में पढ़ेंगे तो क्या प्रोविजंस है फॉर इंडिपेंडेंस ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और क्या प्रोविजंस नहीं है, ये भी जानना जरूरी है। एंड बिकॉज देर इज अ हाई पॉसिबिलिटी, क्योंकि ऐसे ही करंट अफेयर्स की चीजों से यूपीएससी कई बार स्टैटिक पार्ट में भी क्वेश्चन पूछ लेता है। तो दैट्स वाई वी विल रीड अबाउट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कंप्लीटली, ओके। उसके बाद हम जीएसटी काउंसिल के बारे में पढ़ेंगे, ओके। उसके बाद सीएजी, और उसके बाद अटॉर्नी जनरल एंड एडवोकेट जनरल, ओके। नाउ दीज आर वेरी सिंपल, बट एक बार इससे क्वेश्चन आ चुका है प्रीलिम्स में, ओके। सो इसलिए इसको भी पढ़ना जरूरी है, राइट। सो ये सारी इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज आज हम कवर करेंगे, ओके। नाउ वन मोर थिंग, देखिए इस कोर्स में इन अराउंड 30 to 35 आवर्स हमने आपको बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिवली पॉलिटी करा दिया, राइट। अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि इसको आप रिवाइज करिए अच्छे से, ओके। अगर मैंने 30 to 35 आवर्स में कराया है तो आपको रिवाइज करना, अगर आपने लेक्चर्स अच्छे से देखे होंगे तो हार्डली 10 to 12 आवर्स लगने चाहिए, ओके। 10 से 12 घंटे से ज्यादा नहीं लगने चाहिए, राइट। सो अगेन आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड, प्लीज स्टार्ट रिवाइजिंग दी थिंग्स, ओके। अगर नहीं तो अब एक स्लॉट ऑफ टाइम सेपरेट कर लीजिए अपने उसमें। देखिए आप ये लेक्चर्स तो देख रहे हैं, राइट। जैसे अभी ज्योग्राफी शुरू हुआ तो ज्योग्राफी के लेक्चर्स तो देखिए, बट जो आप पढ़ चुके हैं 3 सब्जेक्ट आप ऑलमोस्ट कंप्लीटली पढ़ चुके हैं। कौन कौन से? मॉडर्न हिस्ट्री, पॉलिटी और इकोनॉमिक। तो इनको प्लीज अच्छे से रिवाइज करिए, राइट। देखिए इसको 10 से 12 घंटे लगेंगे रिवाइज करने में, और फिर आप अपने मॉक टेस्ट दीजिए, ओके। देन गिव योर मॉक टेस्ट, ओके। तो लेट्स बिगिन। जो लोग पहली बार ये लेक्चर देख रहे हैं उनकी इंफॉर्मेशन के लिए कि प्रेप आई इसने 3 मंथ्स का कंप्लीटली फ्री क्रैश कोर्स लॉन्च किया यूपीएससी प्रीलिम्स 2021 के लिए। सारे लेक्चर्स आपको यूट्यूब में अवेलेबल हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर आप अभी भी देख रहे हो ये लेक्चर, तो भी आप जो सारे पिछले लेक्चर्स हैं, सारे जो पिछले लेक्चर्स हैं वो आपको यहाँ पर मिल जाएंगे इन फॉर्म ऑफ प्लेलिस्ट। आप बड़े आराम से उनको अपनी कन्वीनियंस पे देख सकते हो, ओके। एंड इट इज अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स, राइट। इसमें हम जो स्टैटिक पोर्शन और डायनामिक पोर्शन आपके प्रीलिम्स का कवर करा रहे हैं कॉम्प्रिहेंसिवली, ओके। साथ ही साथ आपको हर संडे डाउट सेशंस मिलेंगे। सो अगर आप कोई लेक्चर देखते हो और आपको मान लीजिए उसमें कोई भी डाउट हो, तो जो लेक्चर है उनके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक डाउट फॉर्म मिलेगा, वहां पर अपने डाउट्स भरिए, राइट। और संडे को हम आपके डाउट्स एड्रेस करेंगे, ओके। साथ ही साथ सी सेट क्लासेस भी होती हैं हर संडे। सो सी सेट को भी इग्नोर नहीं करना है। क्यों नहीं इग्नोर करना? क्योंकि देखिए सी सेट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कई लोग कई बार क्या सोचते हैं कि हम एकदम एंड में कर लेंगे सी सेट को, ओके। बट ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि एंड में करने में बहुत प्रेशर और वो आ जाता है आपके पास, क्योंकि आपको रिवाइज भी करना था। तो इसीलिए माय एडवाइस इज अभी से इसको वीक में 2 या 3 आवर्स, 2 और 3 आवर्स इन अ वीक अगर आप अभी से भी आप दोगे, राइट, ये लेक्चर्स फॉलो करोगे, थोड़े क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे, तो भी आप बड़ी इजीली जो है सी सेट पेपर क्वालिफाई कर जाओगे, ओके। प्लस आपको 5 हाई क्वालिटी फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी मिलेंगे, ओके। तो अगेन दीज विल बी क्लोजली अलाइन टू यूपीएससी, और हमारी कोशिश ये रहेगी इसमें कि वो सारे क्वेश्चन इंक्लूड किए जाएं जिसपे मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है आपको आने की यूपीएससी में, ओके। सो प्लीज अब आप रिवाइज करके प्लीज आप रिवाइज करना शुरू कर दीजिए, एंड प्लीज डू अटेम्प्ट दीज मॉक टेस्ट, ओके। एंड ऑल्सो आपको जो भी लेक्चर है उसका स्टडी मटेरियल और नोट्स कहाँ? टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा, ओके। एंड अगेन
आपको टेलीग्राम चैनल पे ये भी बता दें, हमने क्विज भी स्टार्ट किया, तो हर लेक्चर के बाद क्विज भी होता है टेलीग्राम चैनल पे, जहां हम 5 to 10 क्वेश्चंस पोस्ट करते हैं, ओके, ऑन दैट लेक्चर जो मोस्ट रिलेवेंट है। सो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके वो क्विज को भी अटेम्प्ट कर सकते हैं, ओके। और फैकल्टी की डिटेल्स आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सारी काफी एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी है, ओके। और अगर आपको शेड्यूल चाहिए इसका कोर्स का, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक करिए, वहां शेड्यूल के लिए लिंक दे रखा है और रजिस्ट्रेशन के लिए भी लिंक दे रखा है, ओके। तो अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बॉडी हम फाइनेंस कमीशन के बारे में पढ़ते हैं। अगेन यहाँ पे हम स्टैटिक पार्ट पढ़ेंगे, ओके। अब आगे जाके इसके बाद जब हम करंट अफेयर्स कराएंगे, राइट, करंट अफेयर्स कराएंगे, तब हम 15th फाइनेंस कमीशन ने क्या रिपोर्ट दी है, राइट, 15th फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट क्या है वो देखेंगे। एंड अगेन देखिए, अगर आपके पास टाइम है तो आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड अभी ही कि, बिकॉज दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ओके, तो मैं अभी ही आपको रिकमेंड करूंगा कि 15th फाइनेंस कमीशन पीआईबी करके आप सर्च करिए गूगल पे, ओके। और इसकी जो रिपोर्ट है पीआईबी की, उसके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो एक बार देख लीजिए, उसको कहीं अपने नोट डाउन कर लीजिए, ओके। ताकि क्या होगा कि जब नेक्स्ट टाइम जब मैं कवर करूंगा तो आपके कुछ डाउट्स होंगे वो क्लियर हो जाएंगे, या अगर कोई डाउट्स भी नहीं है तो आपका रिवीजन हो जाएगा, ओके। क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ओके, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन करंट अफेयर्स। तो प्लीज डू कुछ अपने अपनी तरफ से भी एफर्ट लगाइए एंड डू दिस, ओके। हम लोग भी करंट अफेयर्स में कवर करेंगे, बट अगर आप कर लोगे खुद से भी तो आपका दो बार इसका रिवीजन एक टाइप से हो जाएगा, या आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, एंड इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू, आपको ही फायदा होगा, ओके। So first of all, first thing first, finance commission is a quasi judicial body, okay? Why? ये आई थिंक सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है, लोगों को कई बार आइडिया नहीं लगता कि ऐसा क्यों। तो बेसिकली फाइनेंस कमीशन को क्वासी जुडिशियल बॉडी इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका फंक्शन क्या है फाइनेंस कमीशन का, कि डिवीजन ऑफ रिसोर्सेज बिटवीन, फाइनेंशियल रिसोर्सेज बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स, राइट। इट इज ऑल्सो नोन एज, एक टर्म यूज किया जाता है इसके लिए, बैलेंसिंग व्हील ऑफ फिस्कल फेडरलिज्म, ओके। सो ये फंक्शन परफॉर्म करने के लिए, दिस फंक्शन ऑफ डिवीजन ऑफ रिसोर्सेज, फाइनेंशियल रिसोर्सेज बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स, ये फंक्शन परफॉर्म करने के लिए इसको कुछ जुडिशियल पावर्स दे रखे, राइट। इट हैज बीन गिवन सम जुडिशियल पावर्स, ओके। So, like what? Like it has power as a civil court to summon anyone. Okay, it is a power that it could summon anyone. Okay. Similarly, इसके पास power, it can call for evidence. Okay. ऐसी जो civil courts की power होती है वो इसके पास है. And again, these two provisions are specifically mentioned in Finance Commission Act. फाइनेंस कमीशन एक्ट के अंदर ये जो प्रोविजंस हैं, दैट कमीशन शैल बी डीम्ड टू बी अ सिविल कोर्ट अंडर द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, right? Similarly, commission shall determine their procedure and in performance of their functions shall have all the powers of a civil code under code of civil procedure, okay. So these are some things, these are the powers which are given to it, these are the judicial powers, okay. So because of these judicial powers, इन judicial powers के कारण जो है हम बोलते हैं फाइनेंस कमीशन एक क्वासी जुडिशियल बॉडी है, ओके। नाउ देखिए, अब एक और चीज आपको जाननी चाहिए कि फाइनेंस कमीशन जो है ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ओके, कॉन्स्टिट्यूशनल है, राइट। आर्टिकल 280 प्रोवाइड करता है, आर्टिकल 280, बट कि इसके जो स्पेसिफिक्स, मतलब फाइनेंस कमीशन के स्पेसिफिक की क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, क्या डिस्क्वालिफिकेशन, टर्म ऑफ ऑफिस, ये सब स्पेसिफिक क्या है, ये पार्लियामेंट पे छोड़ देता है, कि पार्लियामेंट के ऊपर छोड़ दिया कि पार्लियामेंट बाय अ लॉ शुड डिटरमाइन, मतलब पार्लियामेंट एक लॉ के थ्रू डिटरमाइन करेगा कि फाइनेंस कमीशन के मेंबर्स के लिए क्या क्वालिफिकेशंस, डिस्क्वालिफिकेशंस, टर्म ऑफ ऑफिस मेंबर्स क्या होना चाहिए, एलिजिबिलिटी फॉर रीअपॉइंटमेंट क्या होनी चाहिए, ओके, कंडीशंस ऑफ सर्विस क्या होनी चाहिए, सैलरीज अलाउंस क्या होनी चाहिए, ओके, एंड प्रोसीजर एंड पावर्स क्या होनी चाहिए। इनफैक्ट ये इसी के लिए पार्लियामेंट में ने जो फाइनेंस कमीशन एक्ट लाए उसमें ये दो प्रोविजन है, ओके, कि क्या पावर्स होनी चाहिए, ओके। एंड हियर पार्लियामेंट हैड इनेक्टेड द फाइनेंस कमीशन एक्ट 1951। इनफैक्ट अगर पूरा देखें तो इट इज ब्रैकेट में miscellaneous provisions, okay, miscellaneous provisions act 1951, okay. So I hope आपको क्लियर है कि क्वालिफिकेशन, डिस्क्वालिफिकेशन, टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ द मेंबर्स, एलिजिबिलिटी, कंडीशन ऑफ सर्विस, सैलरीज, ओके, ये जो फंक्शनिंग के लिए प्रोसीजर एंड पावर जो है ये सब कौन डिटरमाइन करता है फाइनेंस कमीशन का, पार्लियामेंट, ओके। बट इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी क्योंकि आर्टिकल 280 जो कॉन्स्टिट्यूशन का है वो प्रोवाइड करता है फाइनेंस कमीशन के लिए, ओके। अब कंपोजिशन,
सो क्या है इसकी कंपोजिशन, दैट जो चेयरमैन है, चेयरमैन शुड बी अ पर्सन हैविंग एक्सपीरियंस इन पब्लिक अफेयर्स। ओके, सो देखिए 15th फाइनेंस कमीशन का चेयरमैन कौन है, एनके सिंह, एंड एनके सिंह वाज एन आईएएस ऑफिसर। ओके, तो अगर आप भी आईएएस ऑफिसर बनते हैं तो आपके पास भी पॉसिबिलिटी है कि आप फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन बन सकते हो। तो देखिए कोई स्पेसिफिक बहुत ही स्पेसिफिक वो नहीं दी हुई है क्वालिफिकेशन। ओके, जस्ट सिंपली ये कहा है कि अ पर्सन हैविंग एक्सपीरियंस इन पब्लिक अफेयर्स विल बी चेयरमैन ऑफ द फाइनेंस कमीशन। ओके, सो देखिए और ज्यादातर देखा गया है नॉर्मली कि या तो फॉर्मर आरबीआई गवर्नर या आईएएस ऑफिसर्स ही इसके चेयरमैन बनते हैं। ओके, प्लस 4 मेंबर्स, 4 और मेंबर्स होते हैं, वो कौन होते हैं, अ जज ऑफ अ हाई कोर्ट और वन क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड एज वन, राइट। सो कोई जो जज है हाई कोर्ट का और क्वालिफाइड है वो एक मेंबर होगा। ओके, एंड वन मेंबर शुड हैव स्पेशलाइज्ड नॉलेज ऑफ फाइनेंस एंड अकाउंट्स ऑफ गवर्नमेंट। ओके, एक के पास स्पेशलाइज्ड नॉलेज होनी चाहिए रिगार्डिंग फाइनेंस एंड अकाउंट्स ऑफ गवर्नमेंट। And then there should be a person who should have wide experience in financial matters and in administration. Okay, फिर ऐसा कोई जिसके पास बहुत एक्सपीरियंस है इन फाइनेंशियल मैटर्स और एडमिनिस्ट्रेशन को लेके। एंड लास्टली अ पर्सन हैविंग स्पेशल नॉलेज ऑफ इकोनॉमिक्स, जिसके पास इकोनॉमिक्स की स्पेशल नॉलेज है। ओके, सो ये है क्वालिफिकेशंस फॉर दी 4 अदर मेंबर्स। ओके, 4 अदर मेंबर्स, और चेयरमैन जो होता है ही शुड बी अ पर्सन हैविंग एक्सपीरियंस इन पब्लिक अफेयर्स। ओके, प्लीज इसको ध्यान में रखिएगा, इस पे आपको स्टेटमेंट बन सकता है। अब आ जाते हैं फंक्शंस पे कि क्या है फंक्शंस, व्हाट आर फंक्शंस। तो बहुत ही सिंपल है, इट गिव्स रिकमेंडेशंस ऑन व्हाट, ऑन दीज थिंग्स। फाइनेंस कमीशन इन चीजों के ऊपर रिकमेंडेशंस देता है। और क्या उसकी रिकमेंडेशंस बाइंडिंग है, नो। फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशंस आर ओनली एडवाइजरी, दे आर नॉट बाइंडिंग। ओके, प्लीज कीप दिस इन माइंड। बट अगेन क्योंकि एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है इसलिए फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशंस ज्यादातर मानी जाती है। ओके, नाउ किस चीज पे रिकमेंडेशन देता है फाइनेंस कमीशन, फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट प्रोसीड्स ऑफ टैक्सेस। ये आप आगे पढ़ोगे कि ये नेट प्रोसीड्स कौन बताता है, सीएजी। ओके, सो नेट प्रोसीड्स ऑफ टैक्सेस का डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, शेयर्ड बिटवीन दी, किसके बीच में शेयर करना है, सेंटर एंड स्टेट्स। वन इज सेंटर एंड स्टेट्स, और इसको हम बोलते हैं वर्टिकल डिवोल्यूशन। दैट इज सेंटर और स्टेट के बीच में शेयरिंग जो होती है, इसके लिए जो रिकमेंडेशंस देता है नेट प्रोसीड्स ऑफ टैक्सेस की, उसके लिए फाइनेंस कमीशन रिकमेंडेशन देता है, और इसको बोला जाता है वर्टिकल, राइट। एंड देन अलोकेशन बिटवीन द स्टेट्स, राइट। नाउ दिस इज योर हॉरिजॉन्टल डेवोल्यूशन, ये आपकी हॉरिजॉन्टल डेवोल्यूशन है। ओके, जस्ट अ सेकेंड। सो हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन, सो बिटवीन दी स्टेट्स। सो कैसे होता है, पहली चीज तो ये जैसे आपका टैक्स का पूल है तो सेंटर और स्टेट्स के बीच में डिवाइड होता है। ओके, सेंटर और स्टेट्स के बीच में, इसको बोला जाता है वर्टिकल। ओके, अब बहुत सारे स्टेट्स है, कितने, 28 स्टेट्स है, तो उन सब के बीच में ये जो डिवीजन होगा उसके लिए फाइनेंस कमीशन जो है कुछ प्रिंसिपल्स देता है। जैसे इस बार 15th फाइनेंस कमीशन ने भी कुछ एक क्राइटेरिया दिया हुआ है टू डिवाइड इट बिटवीन द स्टेट्स। उसमें जैसे पॉपुलेशन हो गया एक फैक्टर, राइट, एक फैक्टर उसका फिजिकल परफॉर्मेंस हो गया, फिजिकल डिसिप्लिन हो गया, ये सब फैक्टर्स लेके क्राइटेरिया दिया है फाइनेंस कमीशन ने कि किस बेसिस पे स्टेट्स को जो है जो रिसोर्सेस मिली हैं वर्टिकल डिवोल्यूशन के बाद वो स्टेट्स के बीच में कैसे दी जानी चाहिए। ओके, तो इसको बोलते हैं हम हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन। अगेन डोंट वरी, वो जो क्राइटेरिया है जब हम करंट अफेयर्स पढ़ेंगे तो वहां पर 15th फाइनेंस कमीशन के बारे में पढ़ेंगे तो वहां पर वो क्राइटेरिया हम डेफिनेटली देखेंगे। ओके, सो नाउ मूविंग ऑन। सो आई होप ये वाला फर्स्ट एस्पेक्ट आपका क्लियर है। दूसरा एस्पेक्ट है दैट प्रिंसिपल्स दैट शुड गवर्न ग्रांट इन एड टू दी स्टेट्स। ओके, सो बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट जो है स्टेट्स को ग्रांट्स देती है, राइट। आपको पता है ग्रांट्स, अगर आप रिवाइज करोगे और रिकॉल करोगे तो आपको ये भी पता होगा कि कौन सा पूल ऑफ टैक्सेस डिवाइड होता है और ग्रांट्स किस टाइप की देते हैं। फाइनेंस कमीशन किस टाइप की ग्रांट्स की रिकमेंडेशन देता है, स्टैट्यूटरी ग्रांट्स। ओके, सो स्टैट्यूटरी ग्रांट्स के लिए फाइनेंस कमीशन रिकमेंडेशन देता है, राइट, स्टैट्यूटरी ग्रांट्स के लिए। ओके, तो ये ग्रांट्स किस बेसिस पे दी जाए, क्या प्रिंसिपल्स पे दी जाए ग्रांट्स स्टेट्स को बाय सेंटर, वो जो है उसके लिए रिकमेंडेशन कौन देता है, फाइनेंस कमीशन। ओके, एंड दीज ग्रांट्स आर गिवन आउट ऑफ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। ओके, तो आई होप ये आपको क्लियर है।
Next is measures needed to augment the consolidated fund of a state, right? सो देखिए एक चीज मैं बताता हूँ, देखिए आपको लग रहा होगा कि ये पूरा पूरा पढ़ना तो बड़ा मुश्किल है, राइट? सो वन बाय वन आप इसको रिवाइज करोगे, ओके? तो कैसे करोगे? पहली चीज आप इतना देख लो, नेट प्रोसीड्स ऑफ टैक्सेस का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। फिर दूसरा ग्रांट इन एड टू स्टेट्स, कैसे, उसके क्या प्रिंसिपल्स डिटरमाइन करना। तीसरा ऑग्यूमेंट द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ अ स्टेट, फॉर व्हाट पर्पस, टू, किस लिए, क्यों ऑग्यूमेंट करना कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट को, व्हाई फाइनेंस कमीशन शुड गिव रिकमेंडेशंस टू ऑग्यूमेंट द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट, ये प्रोविजन क्यों लाया गया, व्हाई? सो दिस वाज इंट्रोड्यूस्ड टू सप्लीमेंट द रिसोर्सेज ऑफ पंचायत एंड म्युनिसिपैलिटीज in the state, and this has to be done on the basis of recommendations made by state finance commission, okay? So इस तरीके से आप समझिए, और फिर ये की चीज आप याद रखिए। देखिए आर्ग्यूमेंट जो मैंने आपको सर्कल कर रखी ना, इन चीजों को याद रखिए तो बड़े आराम से आपको ये जो फंक्शंस है ये याद हो जाएंगे, राइट? नेक्स्ट इज एनी अदर मैटर रेफर टू इट बाय द प्रेसिडेंट, ओके? जस्ट अ सेकेंड, सॉरी फॉर द डिस्ट्रप्शन। सो चलिए कंटिन्यू करते हैं। तो अगेन अब आपने ये देख लिया, ये देख लिया, ये देख लिया, एंड एनी अदर मैटर रेफर टू इट बाय द प्रेसिडेंट इन द इंटरेस्ट ऑफ साउंड फाइनेंस। तो इन सब चीजों पे जो है रिकमेंडेशन देता है, ओके? फाइनेंस कमीशन इन सब चीजों पे रिकमेंडेशन देता है। अगेन बड़े ही क्विकली आपके याद करने के लिए मैं हाईलाइट कर देता हूँ, नेट प्रोसीड्स ऑफ टैक्सेस। बाकी अब आपने इतना पढ़ लिया है तो आपको खुद ही जैसे ही आप ये टर्म देखोगे आपको याद आ जाएगा। सिमिलरली ग्रांट इन एड टू स्टेट्स, अब आपको ये भी याद आ जाएगा कि क्या करता है ग्रांट इन एड टू स्टेट्स का, उसके प्रिंसिपल्स बताने हैं, उसके प्रिंसिपल्स रिकमेंड करने, ओके? देन measures to augment the consolidated fund of state, right? और क्यों करना है augment consolidated fund of state? ताकि जो resources है पंचायत और म्युनिसिपैलिटीज की वो सप्लीमेंट हो जाए। और किसकी, it has to do this on the basis of recommendation of state finance commission plus any other method referred to it by the president in the interest of the sound finance, right? So I hope आपको ये याद रहेगा, okay? Now next is that commission submits its report to the president। अब इन सब चीजों पे रिकमेंडेशन दी, राइट? वो एक रिपोर्ट के फॉर्म में देती है, राइट? वो रिपोर्ट किसको, प्रेसिडेंट को दी जाती है, ओके? जैसे 15th फाइनेंस कमीशन ने भी रिपोर्ट किसको दी अभी, प्रेसिडेंट को, प्रेसिडेंट ने उसको पार्लियामेंट के सामने रखी, ओके? प्रेसिडेंट लेज इट बिफोर दी बोथ दी हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट, ओके? एंड ऑल्सो एक एक्सप्लेनेटरी मेमोरेंडम होता है, मतलब बेसिकली उसके रिकमेंडेशंस पे क्या एक्शन लिया गया है, राइट? उसको एक्सप्लेन करते हुए एक मेमोरेंडम भी साथ में होता है रिपोर्ट के कि क्या एक्शन लिया गया है हर रिकमेंडेशन पे, ओके? तो मूविंग ऑन, अब पढ़ते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में, ओके? एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज ये स्टैटिक एस्पेक्ट भी ध्यान रखिए। देखिए कई लोग जो है अभी डायनामिक एस्पेक्ट पे फोकस करेंगे करंट अफेयर्स में, बट स्टैटिक एस्पेक्ट भी उतना ही इंपॉर्टेंट, ओके? तो पहली चीज, इसके फंक्शंस क्या है या पर्पस क्या है? इट इज क्रिएटेड अंडर आर्टिकल 324 फॉर सुपरिटेंडेंस डायरेक्शन एंड कंट्रोल, फॉर सुपरिटेंडेंस डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ इलेक्शंस टू व्हाट, प्लीज रिमेंबर, ये बस ये 4 इलेक्शन जो है वही इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कंडक्ट करवाता है, ओके? पार्लियामेंट के इलेक्शन यानी लोकसभा और राज्यसभा, ओके? पार्लियामेंट के यानी लोकसभा एंड राज्यसभा, ओके? स्टेट लेजिस्लेचर यानी आपका लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल, ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट एंड ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। तो प्लीज इसको ध्यान में रखना, ओके? नाउ इसकी कंपोजिशन इज वन चीफ इलेक्शन कमिश्नर प्लस अदर इलेक्शन कमिश्नर्स, ओके? अब कितने दूसरे इलेक्शन कमिश्नर्स होंगे ये कौन डिटरमाइन करता है? ये अगेन यहाँ पे कौन डिटरमाइन करता है? प्रेसिडेंट, ओके? प्रेसिडेंट के ऊपर कि कितने करने, ओके? सो पहले अगर आप देखेंगे तो बिफोर 1989 पहले जो थी, बिफोर 1989 इट वाज अ सिंगल मेंबर बॉडी, ओके? बिफोर 1989 जो थी ये सिंगल मेंबर बॉडी थी, सिर्फ एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर ही होता था, ओके? तो सिंगल मेंबर थी। फिर 1989 के बाद, आफ्टर 1989 इसको मल्टी मेंबर बना दिया गया, राइट? फिर थोड़े टाइम के लिए फिर से इसके जो मेंबर्स हटा दिए गए थे, फिर अल्टीमेटली 1993 के बाद ये मल्टी मेंबर बन गया, ओके? So now after 1993 it is a multi member body, okay? और कितने मेंबर है? एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर है प्लस 2 इलेक्शन कमिश्नर्स है, ओके? दिस इज द करंट कंपोजिशन, ओके? नाउ दे आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, ओके? चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर्स आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, ओके?
देन इट इज अनदर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो नॉर्मली नेग्लेक्ट हो जाता है, जिसको नेग्लेक्ट कर देते हैं, दैट कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो प्रोवाइड्स प्रोविजन फॉर रीजनल कमिश्नर्स, ओके। और रीजनल कमिश्नर्स आर अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट आफ्टर कंसल्टेशन विद इलेक्शन कमीशन। सो प्लीज इसको ध्यान में रखिएगा, ओके, क्योंकि नॉर्मली ये स्किप हो जाता है। एंड जब भी कोई दूसरी किसी भी जैसे इलेक्शन कमिश्नर है, किसी को भी हमने अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनाया है, व्हेन समवन इज अपॉइंटेड एज चीफ इलेक्शन कमिश्नर, देन ही विल बी द चेयरमैन ऑफ द इलेक्शन कमीशन, ओके। सो चेयरमैन कौन होगा इलेक्शन कमीशन का? चीफ इलेक्शन कमिश्नर, राइट। सो हु विल बी द चेयरमैन ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया? चीफ इलेक्शन कमिश्नर, ओके। देन देयर कंडीशंस ऑफ सर्विस, उनका ऑफिस का टेन्योर ऑफ इलेक्शन कमिश्नर्स एंड रीजनल कमिश्नर्स आर डिटरमाइंड बाय द प्रेसिडेंट। सो प्लीज देखिए यहाँ पर सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर नहीं है इनके पास, ओके। सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजंस, कहा जाता है कि इनकी इंडिपेंडेंस उतनी नहीं है जितनी किसी जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट की है, ओके। नाउ जो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर के बीच में अगर देखें तो ऐसा नहीं कि हायरार्कियल है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और जो दूसरे दो इलेक्शन कमिश्नर्स हैं, दे हैव इक्वल पावर्स, ओके। अब हम बोल रहे हैं इक्वल पावर्स और वहां बोला है कि चेयरमैन है। बेसिकली चेयरमैन इज फॉर द एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस, ओके, बट इन टर्म्स ऑफ डिसीजन मेकिंग, डिसीजन लेने की पावर्स कैसी है? इक्वल है। क्यों? क्योंकि मैटर्स जो भी कुछ भी डिसीजन लेना होता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को कोई भी डिसीजन लेना होता है, वो डिसीजन लेती है मेजोरिटी से। तो अगर अगर मान लीजिए से चीफ इलेक्शन कमिश्नर कुछ कहता है बट दूसरे दो इलेक्शन कमिश्नर उसको अपोज करते हैं, तो ये लोग जो कह रहे हैं वो डिसीजन लेगा पूरा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ओके। दिस डिसीजन विल बी टेकन, नॉट द वन टेकन बाय चीफ इलेक्शन कमीशन, राइट। सो इक्वल पावर इज इन टर्म्स ऑफ डिसाइडिंग समथिंग, ओके। हियर इक्वल पावर्स इन टर्म्स ऑफ डिसाइडिंग, क्योंकि मैटर्स आर डिसाइडेड बाय मेजोरिटी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पास ऐसी पावर नहीं कि वो ओवरराइड कर सकता है, ओके। Apart from this, they also receive equal salary, allowances, and other perquisites which are equal to the judge of a Supreme Court. Okay. Now, regarding their tenure, they hold the office for a term of 6 years or until they attain an age of 65 years, right? And they can also resign at any time or can also be removed before the expiry of their term. Okay. Now, regarding their independence, कुछ चीजें हम देखते हैं, right? First of all, देखिए हमने देखा चीफ इलेक्शन कमिश्नर प्लस 2 अदर इलेक्शन कमिश्नर। तो ये जो दो इलेक्शन कमिश्नर्स है, इनके पास सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर नहीं है, इसके पास हायर सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर है, इसके पास सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर है। क्यों? क्योंकि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, प्लीज कीप दिस इन माइंड, सिर्फ चीफ, ओनली चीफ इलेक्शन कमिश्नर, उसका रिमूवल होता है इन द सेम मैनर एंड द ग्राउंड्स एज द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। जैसे एक जज सुप्रीम कोर्ट का रिमूव होता है, उसी सेम मैनर में, उन्हीं सेम ग्राउंड्स पे चीफ इलेक्शन कमिश्नर को रिमूव किया जा सकता है। और अगर आपने रिवाइज किया होगा तो ही आपको याद होगा कि कैसे एक जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट को रिमूव किया जा सकता है, ओके। नाउ देयर सर्विस कंडीशंस ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर, अगेन ये सिर्फ चीफ इलेक्शन कमिश्नर के लिए। तो जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, उसकी सर्विस कंडीशंस ऐसा नहीं कर सकते कि उसको अपॉइंट करने के बाद उसकी सर्विस कंडीशंस डिसएडवांटेजियस बना दे, राइट, या उसकी ऐसे उसको नेगेटिवली इफेक्ट करने के लिए या उसको अंडरमाइन करने के लिए उसकी सर्विस कंडीशंस में एडवर्सली चेंज कर दी जाए, ओके। सो दिस कैन नॉट बी डन, ओके, आफ्टर द अपॉइंटमेंट, ओके। यानी एक बार टेन्योर कंप्लीट हो गया, फिर आप सर्विस कंडीशंस चेंज करके फिर आप नया अपॉइंट करिए। बट किसी को अपॉइंट कर लिया और उसके बीच टेन्योर के बीच में उसकी सर्विस कंडीशंस कैन नॉट बी वेरिड टू हिज डिसएडवांटेज, ओके। नाउ जो दूसरे इलेक्शन कमिश्नर्स हैं एंड रीजनल कमिश्नर्स हैं, उनको एक सिक्योरिटी बस यही है कि दे कैन नॉट बी रिमूव फ्रॉम द ऑफिस एक्सेप्ट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर। तो उनको रिमूव कौन करता है? प्रेसिडेंट ही करता है। बट प्रेसिडेंट को उनको रिमूव करना है तो ही नीड्स अ रिकमेंडेशन फॉर देयर रिमूवल बाय द चीफ इलेक्शन कमिश्नर, ओके। सो यहाँ पे थोड़ी एक्स्ट्रा पावर है चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पास, राइट। सो उनको रिमूव करना है तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर का रिकमेंडेशन चाहिए, ओके। बट देयर आर सम थिंग्स वेयर इट लैक्स, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है वो कुछ चीजों में लैक करता है, बिकॉज ऑफ विच इसकी इंडिपेंडेंस पे क्वेश्चन आते हैं, जिसके कारण इसकी इंडिपेंडेंस इज क्वेश्चनड, ओके। दीज आर फर्स्ट ऑफ ऑल, कोई क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब नहीं किए, राइट। कोई क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब नहीं किए तो गवर्नमेंट के पास एक फ्री हैंड है कि किसी को भी अपॉइंट कर सकते हैं, राइट, किसी को भी अपॉइंट कर सकते हैं, राइट। दो नॉर्मली जो है आईएएस ऑफिसर्स को ही अपॉइंट करते हैं। तो देखिए
अगर आप इस एग्जाम में अच्छे से प्रिपेयर करोगे और अगर आप आईएएस बन जाते हो तो आप फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन बन सकते हो, चीफ इलेक्शन कमिश्नर बन सकते हो, आगे जाके आप देखोगे कि आप सीएजी भी बन सकते हो। तो देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस एग्जाम में अच्छी रैंक सिक्योर करना, सिर्फ क्वालिफाई नहीं करना बट अच्छी रैंक सिक्योर करना, क्योंकि आगे फिर जो आपके करियर प्रोस्पेक्ट्स है पूरे उसी पे डिपेंड करते हैं। तो इसीलिए क्या करना है अभी, अभी आप जितनी मेहनत कर सकते हो उतनी मेहनत करिए, ओके। और टारगेट बस यही रखिए कि आईएएस ही बनना है, ओके, ज्यादातर, बिकॉज आईएएस के लिए जो करियर प्रोस्पेक्ट है वो बहुत ही लाइक वास्ट होते हैं उनके लिए, ओके। So again, they lack, what they lack is there is no prescribed qualification. Okay. Now, Constitution has not specified the term of the members of Election Commission. राइट कि क्या टर्म होनी चाहिए। तो ये जो टर्म हमने पहले देखी थी वो कौन डिटरमाइन करता है, प्रेसिडेंट, ओके। सो टर्म इज डिटरमाइंड बाय प्रेसिडेंट, ओके। नाउ कॉन्स्टिट्यूशन हैज नॉट डिबार्ड रिटायरिंग इलेक्शन कमिश्नर्स फ्रॉम एनी फर्दर अपॉइंटमेंट बाय द गवर्नर। सो ये एक बार प्रीवियस ईयर में भी आ चुका है, सो प्लीज इसको ध्यान में रखिए, ये वाले रिस्ट्रिक्शन नहीं है, राइट। जैसे जज ऑफ जैसे यूपीएससी के चेयरमैन होते हैं उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन है ना कि वो एक बार चेयरमैन रिटायर हो गया तो वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या किसी भी स्टेट गवर्नमेंट में कोई अपॉइंटमेंट नहीं ले सकते, ओके। वैसी कोई रिस्ट्रिक्शन चीफ इलेक्शन कमिश्नर पे और या इलेक्शन कमिश्नर्स पे नहीं है, ओके। देयर इज नो सच रिस्ट्रिक्शन ऑन देम, ओके। अब इनके पावर्स और फंक्शंस बेसिकली तीन टाइप के हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव, अगेन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये क्योंकि ये कभी इस पे स्पेसिफिकली क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, बट स्टिल कुछ एस्पेक्ट्स इसके ध्यान में रखें। तो तीन टाइप की पावर है। एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स है, मतलब इलेक्शन कंडक्ट करने के लिए जो भी एडमिनिस्ट्रेशन को जो रिक्वायरमेंट होती है इनके पास एडमिनिस्ट्रेटिव, उसकी जो सारी पावर्स होती है उसको एडमिनिस्ट्रेटिव पावर। एडवाइजरी, मतलब कुछ केस में ये प्रेसिडेंट को एडवाइस करते हैं इन सर्टेन केसेस, ओके, तो वहां पर इनको एडवाइजरी पावर है। और क्वासी जुडिशियल, कुछ केस में इनके पास एक डिस्प्यूट रिजोल्यूशन की पावर है, इसलिए वो क्वासी जुडिशियल पावर है, ओके। तो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर क्या, कि डिटरमाइन द टेरिटोरियल एरिया ऑफ इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज, मतलब आप जानते हो इलेक्शन हमारे उसमें इलेक्टोरल, अगर आपको याद हो तो हमने पढ़ा था जब पार्लियामेंट, तो इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज होती हैं, उनके बेसिस पे इलेक्शन होता है, राइट। तो इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज का एरिया क्या होना चाहिए डिटरमाइन करते हैं, बट ऐसा नहीं कि इंडिपेंडेंटली ऑन द बेसिस ऑफ डीलिमिटेशन कमीशन। अगर आपको पता है तो आप जानते हो कि डीलिमिटेशन होता है हर बार, उसके लिए पार्लियामेंट के लॉ के थ्रू होता है डीलिमिटेशन कमीशन एक्ट, और एक डीलिमिटेशन कमीशन बनती है, वो एक ऑर्डर देती है, उस बेसिस पे कॉन्स्टिट्यूएंसीज का डीलिमिटेशन कौन करता है, उनका टेरिटोरियल एरिया कौन डिटरमाइन करता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ओके। So election commission of India determines the territorial area of electoral constituencies on the basis of delimitation commission act, okay. Then preparing and revising electoral rolls, यानी जो इलेक्शन के जो रूल्स होते हैं कि कहाँ पे किस कॉन्स्टिट्यूएंसी में कौन कौन वोटर्स हैं, ये प्रिपेयर करना इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, राइट। नोटिफाई द डेट्स एंड शेड्यूल्स ऑफ द इलेक्शन, ओके, डेट और शेड्यूल नोटिफाई करना इलेक्शन के। स्क्रूटनाइज द नॉमिनेशन पेपर्स, राइट, नॉमिनेशन पेपर जो कैंडिडेट्स फाइल करते हैं इलेक्शन पे उनकी स्क्रूटनी करना। रजिस्टर पॉलिटिकल पार्टीज को रजिस्टर करना, ओके, और फिर उनको रिकॉग्निशन देना एज नेशनल और रीजनल पार्टी, ओके, और उनको सिंबल्स अलॉट करना, अलॉटिंग सिंबल्स टू देम। देन डिटरमाइनिंग कोड ऑफ कंडक्ट एट टाइम ऑफ इलेक्शंस, ओके। जब इलेक्शंस लगते हैं तो कोड ऑफ कंडक्ट आपको सबको पता होगा, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, राइट, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, ओके। सो ये कौन डिटरमाइन किया है, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया लाए। सी मॉडल ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट इज नॉट स्टैट्यूटरी, ऐसा नहीं है कि इट इज बैक्ड बाय लॉ, सो इट इज नॉट स्टैट्यूटरी, ओके। ये कौन लाया, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ओके, ईसीआई। एंड अगेन ऐसा नहीं है कि इसको वायलेट किया तो सर्टेनली पेनल्टी लगनी ही चाहिए, वो फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऊपर है कि वो पेनल्टी लगाना चाहता है या नहीं, राइट। सो देयर इज मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट बाय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, लाया था ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट आफ्टर कंसल्टेशन विद ऑल पॉलिटिकल पार्टीज, राइट। सो ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को इंप्लीमेंट करना भी एक एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का, ओके। नाउ एडवाइजरी, सो इट एडवाइजेस ऑन डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर्स टू प्रेसिडेंट, राइट, टू प्रेसिडेंट। और ये कौन सा, अगर देखें मैं बस आपको आर्टिकल बताऊंगा बट आपको याद रखना चाहिए, आर्टिकल 102 एंड 191, 102 फॉर एमपीज, 191 फॉर मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर। तो इसके अंडर जो डिस्क्वालिफिकेशन है उस पे डिसीजन लेने के लिए प्रेसिडेंट को एडवाइस कौन करते हैं, ये आपकी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ओके। ईसीआई के पास पावर है
to advise president on the disqualification of MPs and members of state legislature under article 102 and 191. Okay, एंड देन एडवाइज द मैटर, एडवाइज इन मैटर ऑफ प्रेसिडेंट रूल. आप जानते हो प्रेसिडेंट रूल अगर 1 साल से ज्यादा एक्सटेंड करना होता है तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को सर्टिफाई करना होता है कि वहां पे जो है इलेक्शंस नहीं हो सकते. ओके, ये एक रिक्वायरमेंट थी, ये एक कंडीशन थी. तो ये कंडीशन के लिए एडवाइस देना भी काम है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का. ओके, देन क्वासी जुडिशियल फंक्शन, there is settling of disputes on recognition to political party and allotment of election symbols. तो देखिए, कोई भी डिस्प्यूट अगर है किसी पॉलिटिकल पार्टी को, मान लीजिए नेशनल रिकॉग्निशन दे दिया, अब उस पर कोई डिस्प्यूट है तो उसका सेटलमेंट करना जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास पावर. सिमिलरली अलॉटमेंट ऑफ सिंबल्स को लेके कोई भी डिस्प्यूट है तो उसका भी जो है रिजोल्यूशन कौन करेगा? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया. Now it appoints officers for inquiring into disputes relating to electoral arrangements. यानी electoral arrangements को लेके कोई भी dispute है तो उसके लिए ऑफिसर्स अपॉइंट करना, उन disputes में इंक्वायर करने के लिए, ये भी पावर किसके? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया. ओके, अब आ जाते हैं गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स काउंसिल, जीएसटी काउंसिल. सो अगेन इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट बॉडी. कब? 2016 में ही बनी है. ओके, एंड इट इज एन इंपॉर्टेंट बॉडी. इसका मेन फंक्शन क्या है? देखिए, जीएसटी जो टैक्स है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जो है आपका, इट इज वन नेशन एंड वन टैक्स. यानी एक ही इनडायरेक्ट टैक्स है जो सारे जो आपके सेंटर और स्टेट और इवन लोकल बॉडीज के टैक्सेस को सब्ज्यूम कर लेता है. राइट, तो ऐसे टैक्स को इंप्लीमेंट करने के लिए हमें चाहिए एक ऐसी बॉडी जो सेंटर और स्टेट्स के बीच में कोऑर्डिनेशन ले. राइट, वी नीड अ बॉडी जो सेंटर और स्टेट्स के बीच में कोऑर्डिनेशन. तो ऐसी बॉडी का ही प्रोविजन दिया है आर्टिकल 279A ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. ओके, ये जीएसटी काउंसिल एक ऐसी बॉडी, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी अंडर आर्टिकल 279A दी गई है जो सेंटर और स्टेट्स के बीच में कोऑर्डिनेशन लाएगी ताकि जो है आपका जीएसटी टैक्स जो है वो अच्छे से इंप्लीमेंट किया जा सके. ओके, नाउ दिस इज नाउ अंडर आर्टिकल 279A प्रेसिडेंट इज एम्पावर्ड टू कॉन्स्टिट्यूट दिस काउंसिल. तो प्रेसिडेंट को पावर्स दे रखी है ये काउंसिल बनाने की. ओके, नाउ प्रेसिडेंट ने बनाई और क्या कंपोजिशन? राइट, कंपोजिशन क्या है? कंपोजिशन इस काउंसिल की यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर जो है वो चेयरपर्सन होता है. ओके, प्लीज रिमेंबर दिस. राइट, ये प्लीज रिमेंबर करिए, कंपोजिशन ऐसी एस्पेक्ट्स पे क्वेश्चन बन सकते हैं. तो हु इज द चेयरमैन ऑफ जीएसटी काउंसिल? जीएसटी काउंसिल का चेयरमैन कौन है? यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर. देन यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन चार्ज ऑफ रेवेन्यू ऑफ फाइनेंस मिनिस्ट्री. ओके, ऑफ फाइनेंस मिनिस्ट्री इज ऑल्सो अ मेंबर. तो फाइनेंस मिनिस्ट्री में एक रेवेन्यू डिपार्टमेंट भी होता है और एक एमओएस अपॉइंट होता है हु इज इन चार्ज ऑफ रेवेन्यू, जैसे करेंटली अनुराग ठाकुर है. सो यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन चार्ज ऑफ रेवेन्यू इज अ मेंबर. ओके, then minister in charge of finance or taxation or any other minister nominated by each state. तो हर स्टेट गवर्नमेंट एक अपना मिनिस्टर नॉमिनेट करके भेजती है हु इज इन चार्ज ऑफ फाइनेंस, टैक्सेशन और एनी अदर मिनिस्टर. ओके, एंड अगेन यहाँ पर एक और चीज प्लस करके यहाँ पर यूटी हैविंग लेजिस्लेचर भी अपने नॉमिनी सेंड करते हैं. यूटी हैविंग लेजिस्लेचर. राइट, सो जो यूनियन टेरिटरीज है जिनका लेजिस्लेचर वो भी अपने नॉमिनी सेंड करते हैं. राइट, प्लस जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम्स है इसका जो चेयरपर्सन है ही इज अ परमानेंट इनवाइटी. ओके, परमानेंट इनवाइटी विद नो वोटिंग पावर्स. राइट, ये कैबिनेट ने डिसीजन लिया था. ओके, दिस डिसीजन वाज टेकन बाय द कैबिनेट. ओके, नाउ जो स्टेट के जो मेंबर्स है, जो स्टेट गवर्नमेंट ने अपने नॉमिनेट करके मेंबर्स भेजे हैं इस काउंसिल में, वो सब मिलके जो है एक वाइस चेयरपर्सन सेलेक्ट करेंगे. vice chairperson. Okay, so all the जो nominated members of state government will come together and select a vice chairperson of the council from amongst themselves. अपने आप में से किसी एक को vice chairperson बना देंगे. Okay, so please इस प्रोविजन को भी ध्यान रखिए. vice chairperson के लिए जो प्रोविजन है यहाँ पर, okay, please keep this in mind. and also vice chairperson का टर्म क्या होना चाहिए? वही सारे जो मेंबर्स हैं स्टेट के, राइट, काउंसिल फ्रॉम दी स्टेट्स, जो सारे मेंबर्स स्टेट ने नॉमिनेट करके भेजे हैं काउंसिल में, वही सब उसका जो टर्म है डिसाइड कर सकते हैं. ओके, नाउ रिगार्डिंग वर्किंग ऑफ द काउंसिल कुछ रिक्वायरमेंट्स है, कुछ कंडीशंस हैं, वो देखते हैं. पहले कोरम बेसिकली होता है कि मिनिमम कितने मेंबर्स होने चाहिए जिसके कारण जब काउंसिल की मीटिंग हो सकती है. सो कोरम मीन्स व्हाट आर द मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स रिक्वायर्ड फॉर द मीटिंग ऑफ द काउंसिल. तो इट इज half of the total members. Okay, half of the total members are required. अगर इससे कम होगा तो काउंसिल की मीटिंग नहीं होगी. राइट,
Next is decision making. Now 3/4 majority of present and voting. Okay, 3/4 majority of present and voting members present in voting. Okay, so कोई भी अगर काउंसिल को डिसीजन लेना है, राइट, सो वो डिसीजन जब भी ले सकती है जब उस डिसीजन को सपोर्ट मिले 3/4 मेजोरिटी ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट इन वोटिंग का. ओके, और इसमें भी दो कंडीशंस या एस्पेक्ट्स हैं. फर्स्टली, टोटल वोट्स जितने भी कास्ट हुए उसका 1/3 वोट का वेटेज किसके पास है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, राइट. सो टोटल जितने भी, मान लीजिए टोटल अज्यूम करिए टोटल 99 वोट्स हैं, तो इसका 1/3 यानी 33 वोट्स जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के हो जाते हैं, और बचे कितने? 2/3. तो 2/3 किसके हो जाते हैं? स्टेट गवर्नमेंट के, 66 स्टेट गवर्नमेंट. ओके, सो अगेन इट इज टेकन टुगेदर, ऑल स्टेट गवर्नमेंट के, सारे स्टेट गवर्नमेंट्स के टेकन टुगेदर 66 वोट होते हैं, राइट. और डिसीजन लेना होता है तो उसके लिए 3/4 मेजोरिटी चाहिए. ओके, सो प्लीज कीप दिस इन माइंड. 3/4 मेजोरिटी इज रिक्वायर्ड फॉर डिसीजन. 1/3 of total votes is with central government and 2/3 of total votes are collectively of the state government. State government के collectively votes कितने हैं? 2/3. Okay. Also कुछ कंडीशंस में ये नहीं कह सकते हम कि काउंसिल की मीटिंग इनवैलिड, राइट. अगर कोरम से कम होगा तो काउंसिल की मीटिंग नहीं हो सकती. बट इन कंडीशंस में, इन दीज कंडीशंस वी कैन नॉट से दैट मीटिंग ऑफ काउंसिल इज इनवैलिड. क्या है कंडीशंस? अगर कोई वैकेंसी हो काउंसिल में या उसकी कॉन्स्टिट्यूशन में कोई डिफेक्ट हो, तो उस केस में we cannot say that its proceeding is invalid. Okay, if there is any defect in appointment of a person as a member of council, okay, if there is any procedural irregularity of council not affecting the merits of the case, then in that case also we cannot say that meeting of council is invalid. देखिए, ये चीज रखने का प्रोविजन इसलिए था क्योंकि नहीं तो फिर क्या होगा कि कहीं ना कहीं कोई एक सिंगल स्टेट गवर्नमेंट भी मान लीजिए बोले, अगर मान लीजिए ये चीज नहीं होती तो कोई एक स्टेट गवर्नमेंट है, कोई एक सिंगल स्टेट गवर्नमेंट है जहां पर अपोजिशन पार्टी है, वो क्या करे? वो अपना मेंबर ही नहीं भेजे, वो किसी मेंबर को नॉमिनेट ही नहीं करे जीएसटी काउंसिल. तो फिर क्या होगा? फिर इसकी प्रोसीडिंग होगी, फिर वो बोले कि इसकी प्रोसीडिंग तो वैलिड नहीं है, मेरा तो कोई मेंबर ही नहीं है यहाँ पर. सो दैट्स वाई ये प्रोविजन स्पेसिफिकली बनाया गया ताकि कोई इसको अननेसेसरी काउंसिल की प्रोसीडिंग्स को स्टॉल ना कर पाए. ओके, आई होप यू गेट दिस पॉइंट. नाउ फंक्शंस ऑफ द काउंसिल. तो फंक्शन है टू मेक रिकमेंडेशंस. Function is to make recommendations on what taxes, surcharges, cess and surcharges levied by union, state and local bodies may be subsumed in GST. Okay, so देखिए, टैक्स, सेस और सरचार्ज, सो जीएसटी तीनों को सब्ज्यूम करता है, टैक्स, सेस और सरचार्ज, वो भी लेविड बाय यूनियन, स्टेट, ये तो आप नॉर्मली जानते होंगे, बट इवन बाय लोकल बॉडीज कुड बी सब्ज्यूम्ड अंडर जीएसटी, राइट. और ये डिटरमाइन कौन करता है कि कौन से ऐसे टैक्स, सेस, सरचार्ज जो यूनियन, स्टेट या लोकल बॉडी के वो सब्ज्यूम करने, उसके ऊपर एक रिकमेंडेशन कौन देता है? आपकी जीएसटी काउंसिल. ओके, जीएसटी काउंसिल ये रिकमेंडेशन देती है, राइट. सो प्लीज कीप इन माइंड कि सेस और सरचार्ज भी सब्ज्यूम होते हैं जीएसटी में, राइट. और लोकल बॉडीज के भी सेस, सरचार्ज या टैक्सेस जो है सब्ज्यूम हो जाते हैं, राइट. नाउ कौन से गुड्स एंड सर्विसेज हैं ऐसे जिन पे जीएसटी लगना चाहिए और किनको एग्जेम्प्ट करना चाहिए, राइट. किस गुड पे जीएसटी लगना चाहिए, गुड्स एंड सर्विसेज पे जीएसटी लगना चाहिए और किसको एग्जेम्प्ट करना चाहिए, इस पे भी रिकमेंडेशन कौन देती है? जीएसटी काउंसिल. ओके, देन मॉडल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स लॉस. तो मॉडल जीएसटी लॉस, सो बेसिकली आप सब जानते हो अंडर जीएसटी लॉ, देखिए दोनों स्टेट और यूनियन गवर्नमेंट के पास पावर है टू मेक जीएसटी लॉ. ओके, स्टेट एंड यूनियन लेजिस्लेचर के पास, सॉरी, स्टेट एंड यूनियन लेजिस्लेचर हैव पावर टू मेक जीएसटी लॉ, राइट. नाउ देखिए, अगर हर स्टेट अपना डिफरेंट जीएसटी लॉ बनाए तो क्या जीएसटी वन नेशन वन टैक्स बन पाएगा? नहीं. तो इसीलिए एक मॉडल लॉ की जरूरत है, राइट. ये मॉडल लॉ की रिकमेंडेशन देगी जीएसटी काउंसिल और ये मॉडल लॉ जो है हर स्टेट को अडॉप्ट करना होगा और ऐसा ही मॉडल लॉ जो है यूनियन को भी अडॉप्ट करना होगा. ओके, देन प्रिंसिपल्स ऑफ लेवी, अपॉर्शनमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स लेविड ऑन सप्लाईज इन द कोर्स ऑफ इंटर स्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स. तो आप जानते हो जीएसटी में ऐसा तो नहीं होता हमारे हमारी कंट्री में कि एक ही स्टेट का गुड वही होता है. स्टेट ए से स्टेट बी में कोई गुड सप्लाई हुआ तो कितना टैक्स किसको मिलेगा, राइट. हाउ मच टैक्स विल, हु विल गेट हाउ मच टैक्स, राइट. अपॉर्शनमेंट एंड हु विल लेवी द टैक्स, राइट. इसके लिए क्या इंटर स्टेट सप्लाई में, राइट, इंटर स्टेट ट्रेड और कॉमर्स के उसमें, राइट, वो प्रिंसिपल्स कौन डिटरमाइन करेगा? जीएसटी काउंसिल, राइट. एंड ऑल्सो प्रिंसिपल्स गवर्निंग प्लेस ऑफ सप्लाई कौन डिटरमाइन करेगा? जीएसटी काउंसिल. So I hope this is also clear. Then there is threshold limit of turnover
below which GST services may be exempted from GST tax, right? So मान लीजिए एक थ्रेशोल्ड लिमिट, मान लीजिए किसी बिजनेस का टर्नओवर से 10 लाख से कम है, तो उस पे जीएसटी नहीं लगेगा। सो ये 10 लाख, 20 लाख या 30 लाख भी हो सकता है, 40 लाख भी हो सकता है। ये थ्रेशोल्ड लिमिट कौन डिटरमाइन करता है कि जिसके नीचे जो है किसी बिजनेस पे जीएसटी नहीं लगेगा? ये भी डिटरमाइन कौन करेगा? इस पे रिकमेंडेशन देगा आपका जीएसटी काउंसिल। ओके, देन रेट्स डिटरमाइन करना, आप जानते हो रेट्स क्या है, 5, 12, 18, 28। तो ये रेट्स डिटरमाइन कौन करता है? जीएसटी काउंसिल। ओके, देन कोई स्पेशल रेट और रेट्स फॉर ए स्पेसिफाइड पीरियड टू रेज एडिशनल रिसोर्सेज ड्यूरिंग नेचुरल डिजास्टर और कैमिटी, जैसे कोविड के टाइम्स में। ओके, इन टाइम्स ऑफ कोविड। ओके, तो ऐसा कोई स्पेशल टैक्स लगाना हो या रेट लगाना हो, तो वो भी कौन डिटरमाइन करेगा? जीएसटी काउंसिल। ओके, देन स्पेशल प्रोविजंस विद रिस्पेक्ट टू स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, मणिपुर, मेघालय, राइट, इनके रिलेटेड कुछ स्पेशल प्रोविजन बनाना हो, तो वो भी कौन है? जीएसटी काउंसिल। और कोई भी दूसरा ऐसा मैटर जो जीएसटी टैक्स से रिलेटेड हो, उस पर काउंसिल डिसाइड कर सकती है, उस पर रिकमेंडेशन देना। ओके, नाउ कुछ और फंक्शन है, एंड दिस वन इज लाइक वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, कुछ गुड्स हैं जिसको कॉन्स्टिट्यूशन में दे रखा है, जैसे पेट्रोलियम क्रूड, हाई स्पीड डीजल, राइट, मोटर स्पिरिट, नेचुरल गैस और एवियन टर्बाइन फ्यूल। प्लीज इनको याद रखें, रिमेंबर दीज। ओके, सो द काउंसिल शैल रिकमेंड द डेट ऑन विच जीएसटी, की किस डेट से इन गुड्स पे जीएसटी लग सकता है। ओके, सो ये सारे गुड्स जीएसटी के परव्यू में हैं, बट इन पे अभी काउंसिल ने बताया नहीं कि किस डेट से लगेगा। सो काउंसिल डिटरमाइन करेगा कि कब से इन गुड्स पे जीएसटी लगना चाहिए। ओके, इन गुड्स पे कब से जीएसटी लगना चाहिए। ओके, एंड अगेन ये ऐसा क्यों छोड़ा, इन गुड्स को बाहर क्यों छोड़ा? क्योंकि इनसे मैक्सिमम रेवेन्यू आता है, और इसीलिए जो स्टेट्स थे, स्टेट्स को आता है, इसलिए स्टेट्स एग्री नहीं कर रहे थे, तो इसीलिए ये काउंसिल पे छोड़ दिया कि काउंसिल डिटरमाइन करेगा कि किस डेट से जो ये पेट्रोलियम क्रूड है आपका, हाई स्पीड डीजल है, या मोटर स्प्लिट दैट इज पेट्रोल या नेचुरल गैस या एविएशन टर्बाइन फ्यूल है, इस पे किस डेट से इन पे जो है आपका जीएसटी लगना शुरू होगा। ओके, और अगर कोई डिस्प्यूट होता है रिगार्डिंग द इट्स रिकमेंडेशन या उनके इम्प्लीमेंटेशन में, तो उस डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने का मैकेनिज्म भी कौन एस्टेब्लिश करेगा? ये काउंसिल ही एस्टेब्लिश करेगी। ओके, एंड अगेन डिस्प्यूट हो सकता है सेंटर या वन और मोर स्टेट्स के बीच में, सेंटर एंड एनी स्टेट ऑन वन साइड एंड वन और मोर स्टेट्स ऑन द अदर साइड एंड टू और मोर स्टेट्स। ओके, so this is some basically some technical thing. Okay, but generally आप इतना याद रखिए, अगर सेंटर और स्टेट्स के बीच में कोई डिस्प्यूट होता है रिगार्डिंग द रिकमेंडेशन और द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रिकमेंडेशन ऑफ जीएसटी काउंसिल, तो उसको एडजुडिकेट करने का, उसको रिजॉल्व करने के लिए, उसको एडजुडिकेट करने के लिए मैकेनिज्म कौन बनाएगी? काउंसिल बनाएगी। ओके, प्लीज कीप दिस इन माइंड। एंड ऑल्सो काउंसिल हैज टू रिकमेंड कंपनसेशन टू स्टेट्स for loss of revenue arising on account of introduction of GST for a period of 5 years, and this has to be done, इसके लिए पार्लियामेंट ने लॉ भी लाया है, जीएसटी कंपनसेशन, जीएसटी कंपनसेशन एक्ट। ओके, तो जीएसटी कंपनसेशन एक्ट के अंदर ये लिखा गया है कि अगर 14%, अगर 14% से कम जो है रेवेन्यू ग्रोथ होती है इनडायरेक्ट टैक्सेस में जो स्टेट्स के, इन दैट केस अगर इससे कम होगी, तो जो जितना लेस होगा उसको कंपनसेट करने के लिए जो है, उसको कंपनसेट करने के लिए क्या है, उसको कंपनसेट करने के लिए यूनियन गवर्नमेंट पैसा देगी। ओके, यूनियन गवर्नमेंट विल प्रोवाइड रिसोर्सेज। अगेन एंड अगेन इस पे काफी डिस्प्यूट हुआ था। ओके, सो ये जो है करंट अफेयर्स में हम डिटेल में पढ़ेंगे इस पे क्या डिस्प्यूट हुआ था, और फिर इसके अंदर ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन 2 प्रोवाइड किया गया था, और मोस्ट ऑफ द स्टेट्स ने अब एक ऑप्शन ऑप्ट कर लिया गया है, तो वो ऑप्शन भी क्या था, वो सब हम करंट अफेयर्स में पढ़ेंगे। ओके, so now moving on to comptroller and auditor general of India. Okay, so again he is known as watchdog of finance. Okay, watchdog of finance. Okay, मतलब कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल इंश्योर करता है कि जो फाइनेंस है जो कंट्री में, वो एज पर प्रॉपर्ली यूटिलाइज हो रहा है या नहीं हो रहा है। ओके, सो इसका प्रोविजन कहां दे रखा है? आर्टिकल 148। एंड अगेन देखिए, ऑडिटर तो आप समझते होंगे जो ऑडिट करता है, कंट्रोलर मतलब जो कंट्रोल करता है, कंट्रोल दी इशू ऑफ रिसोर्सेज, मतलब इवन बिफोर स्पेंडिंग जो है परमिशन लेनी पड़ती है, राइट। ऑडिटर मतलब स्पेंडिंग के बाद का काम, बट कंट्रोलर का काम होता है स्पेंडिंग के पहले। बट इंडिया में सीएजी सिर्फ ऑडिटिंग का काम करता है, कंट्रोलर का नहीं। मतलब स्पेंडिंग के पहले सीएजी का कोई रोल नहीं होता। ओके, बिफोर स्पेंडिंग सीएजी हैज नॉट मच रोल। ओके,
प्लीज कीप दिस इन माइंड, राइट। सो ये कंट्रोलर जो वर्ड इधर है एक तरीके से मिसनोमर है, ओके। ये वाला फंक्शन कंट्रोलर का फंक्शन नहीं होता सीएजी के पास। सीएजी के पास सिर्फ बाद में ऑडिट करने का फंक्शन होता है, ओके। तो आर्टिकल 148 के अंदर दे रखा है, ओके, ही इज हेड ऑफ इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट। सीएजी इज हेड ऑफ इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट। इस सर्विस को बोलते हैं IAAS, ओके। और देखिए, अगर आप जैसे यूपीएससी का एग्जाम दोगे और आप मान लीजिए प्रीलिम्स और मेंस क्वालिफाई कर लेते हैं, तब आपको सर्विस प्रेफरेंस के लिए बोला जाता है। तो वहां पर एक सर्विस ये भी होती है जो यूपीएससी सीएससी एग्जाम के थ्रू आप सिलेक्ट होते हैं, ओके। एंड इट इज अ गुड सर्विस। यहाँ पे बहुत फास्ट प्रमोशंस वगैरह मिलती है। बट अगेन देखिए, एक चीज अब यहाँ पर अगेन फिर से मैं इंटरेस्टिंग बताता हूँ। अगर मान लीजिए दो लोग यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन देते हैं, राइट, एक की रैंक अच्छी आती है विद इन 100 और एक की रैंक मान लो 250 भी आती है, तो देखिए विद इन 100 और 150 में ज्यादा अंतर नहीं होता, बस 10 मार्क्स का, हार्डली 5 to 10 मार्क्स का अंतर होता है, ओके। बट ये जो पर्सन है इसको इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस मिलेगी, और ये जो पर्सन है इसको जो विद इन 100 आया उसको आईएएस। और इस पर्सन के पास अपॉर्चुनिटी है दैट ही कुड बिकम सीएजी, राइट। बट IAAS इनके पास रेयरली अपॉर्चुनिटी होती है कि ये सीएजी बन पाए, ओके। सो देखिए, इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि देखिए 5 से 10 मार्क का अंतर होने पे ही, अगर आपने जो है कम पढ़ाई की या कुछ ऐसा 5 से 10 मार्क का अंतर होने पे ही आपका फ्यूचर जो कैरियर का प्रोस्पेक्ट है कितना मतलब चेंज हो सकता है। सो इसीलिए मेरा रिकमेंडेशन यही है, मैं यही बोलता हूँ हमेशा कि जो भी अभी आप पढ़ रहे हो बहुत ही मन लगा के और मेहनत से पढ़ो। ये चीजें मैं आपको इसीलिए बता रहा हूँ ताकि आपका इंटरेस्ट बने, क्योंकि आप सोचिए कि फ्यूचर प्रोस्पेक्ट कितना आपका चेंज होता है। तो इसलिए देखिए, ऐसा नहीं है कि कोई गारंटी है कि आप आईएएस बन जाइए, कि मतलब कोई कोई डिटरमाइन कर सकता है कि हाँ मैंने इतनी मेहनत की तो मैं आईएएस ही बनूंगा, ओके, ऐसा नहीं है। बट हाँ, आप अपनी तरफ से जितनी मेहनत कर सकते हो उतनी मेहनत करो, कोई कसर मत छोड़ो, ओके। बस ये सब चीजें मैं इसीलिए बताता हूँ आपको, ताकि आपको एक आइडिया लगे कि कितना कुछ कितना इंपॉर्टेंट है हर छोटी छोटी चीज को भी पढ़ना, राइट। एक एक मार्क कितना इंपॉर्टेंट है यहाँ। अगर आप देखोगे ना यूपीएससी की जो फाइनल लिस्ट है, उसमें आप देखोगे एक मार्क पे भी, एक या दो मार्क के अंदर ही 10 से 20 लोग हैं, ओके। एक या दो मार्क के अंदर ही 10 से 20 लोग आ जाते हैं। सो दैट्स व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। सो नाउ कमिंग बैक, वापस आते हैं हम। सो सीएजी इज हेड ऑफ इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट, राइट। रिगार्डिंग द अपॉइंटमेंट एंड टर्म ऑफ सीएजी, is appointed by the president by a warrant under his hand and seal, okay. Oath so CAG takes oath in front of president, okay. Tenure is 6 years or 65 years, whichever is earlier, okay. And resign to the president, okay. अगर resignation करना है तो president को resign कर सकते हैं लिख के ये। And removal is like a judge of Supreme Court, so please ध्यान रखिए, अगर आपको नहीं याद आ रहा कैसे जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट को रिमूव करते हैं, किस मैनर में और किस ग्राउंड्स पे, सो प्लीज रिवाइज करिए उसको, ओके। Now regarding their independence, CAG has security of tenure, क्यों? Because they could be removed only in the manner and the grounds as a judge of Supreme Court is removed, okay. They are not eligible for further office either under the government of India or any state, okay. So कुछ further इनको अपॉइंटमेंट्स नहीं मिल सकती किसी भी ऑफिस के लिए विद इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और एनी स्टेट, ओके। देन बेसिकली ये प्रोविजन क्यों है? क्योंकि देखिए सीएजी का काम ही क्या है, व्हाट इज द वर्क ऑफ सीएजी? टू ऑडिट गवर्नमेंट को ऑडिट करना। तो हो सकता है कि गवर्नमेंट आगे जाके सीएजी के ऊपर एक एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है कि सीएजी को कोई ऑफिस का वो लालच दे दे कि आगे जाके आप अभी ये चीज मत करो तो आगे जाके हम ये ऑफिस दे दें। तो ऐसे किसी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट या ऐसे किसी इंड्यूसमेंट को खत्म करने के लिए प्रोविजन बनाया गया, राइट। नाउ सैलरी एंड सर्विस कंडीशंस आर डिटरमाइंड बाय पार्लियामेंट, ओके, प्लीज कीप दिस इन माइंड। Now, neither his salary nor his right in respect of leave, absence, pension, age of retirement can be altered to his disadvantage after appointment. Okay, same provision जो पिछले कई जगह पे है। Now, expenses are charged on Consolidated Fund of India. So again, so they are not votable. Okay, and no minister can represent CAG in Parliament. Okay, no minister can represent CAG in Parliament, and no minister can be called upon to take any responsibility for any action done by him. Right? दिस इज डन टू इंश्योर, बिकॉज नहीं तो अगर कोई मिनिस्टर सीएजी को रिप्रेजेंट कर सकता है तो एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ जाता है, क्योंकि सीएजी का काम ही गवर्नमेंट को ऑडिट करना। और मान लीजिए सीएजी ने कोई ऑडिट किया और किसी मिनिस्टर जो उसको रिप्रेजेंट कर रहा है सीएजी को उसके अगेंस्ट ही कोई फाइंडिंग्स है, तो क्या कोई मिनिस्टर अपने अगेंस्ट ही कोई फाइंडिंग्स को रिप्रेजेंट करेगा पार्लियामेंट में? नहीं, ओके। सो दैट्स व्हाई दीज प्रोविजंस आर। नाउ रिगार्डिंग द ड्यूटीज एंड पावर्स, ओके, प्लीज दिस इज क्वाइट इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान रखिए। आर्टिकल 149 में दे रखा है
कि पार्लियामेंट को दे दिया गया है कि पार्लियामेंट एक लॉ बना के डिटरमाइन कर सकते हैं कि क्या एग्जैक्ट मोर स्पेसिफिक ड्यूटीज और पावर्स देनी है, राइट। और उसके लिए पार्लियामेंट ने क्या, सीएजीज ड्यूटीज पावर्स एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस एक्ट 1971 लाया, ओके। उसके लिए पार्लियामेंट क्या लाया, सीएजी ड्यूटीज पावर्स एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस एक्ट 1971, ओके। इसको आगे हम देखेंगे इसको, राइट। फिर आर्टिकल 150 में एक और इसकी ड्यूटी है या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, दैट इट हैज टू एडवाइज प्रेसिडेंट with regard to prescription of form in which accounts of center and state shall be kept। मतलब प्रेसिडेंट को बताना होता है, एडवाइस करना होता है कि किस तरीके से जो है सेंटर और स्टेट्स को किस फॉर्म में अपने अकाउंट्स मेंटेन करने हैं, राइट। सो ये एडवाइस कौन देता है, सीएजी, राइट। अगेन ये बड़े ही लॉजिकल चीज है, क्योंकि अगर इसी को अगर ऑडिट करना है तो सीएजी शुड आल्सो डिटरमाइन कि किस फॉर्म में जो है अकाउंट्स रखे जाने चाहिए, राइट। नाउ आर्टिकल 151 में इसकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो भी ऑडिट रिपोर्ट्स है अगर वो सेंटर से रिलेटिंग है तो वो प्रेसिडेंट को सबमिट करेगा और प्रेसिडेंट उसको पार्लियामेंट में रखेगा। अगर स्टेट से रिलेटेड ऑडिट रिपोर्ट है तो वो गवर्नर को सबमिट करेगा और गवर्नर उसको स्टेट लेजिस्लेचर में प्लेस करेगा। और फिर एक बार प्लेस करते हैं उसको, फिर वहां पे जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी होती है वो इसकी रिपोर्ट्स को देखती है और इसकी रिपोर्ट्स के बेसिस पे फिर पार्लियामेंट में डिस्कशन होता है, गवर्नमेंट को अकाउंटेबल होल्ड किया जाता है, ओके। आर्टिकल 279 में जो है इसके पास इको ड्यूटी है टू असरटेन एंड सर्टिफाई द नेट प्रोसीड्स ऑफ टैक्स और एनी ड्यूटी, राइट। सो कोई भी टैक्स या ड्यूटी की जो नेट प्रोसीड्स है उसको सर्टिफाई करने का जो फंक्शन है वो किसके पास है, सीएजी के पास, राइट। एनी टैक्स और ड्यूटी को असरटेन करना। और नेट प्रोसीड्स क्या बोलते हैं, मतलब जो टोटल जो मिला टैक्स से आपको, टोटल टैक्स जो कलेक्ट हुआ, टोटल टैक्स कलेक्टेड माइनस एक्सपेंसेस इन कलेक्टिंग, यानी उसको टैक्स को कलेक्ट करने में जो वो रिसोर्सेज गई हैं उसको सब्ट्रैक्ट करके जो बचता है उसको हम बोलते हैं नेट प्रोसीड्स ऑफ टैक्स, ओके। देन अनदर इंपॉर्टेंट फंक्शन इज दैट इट कंपाइल्स एंड मेंटेन्स द अकाउंट्स ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। एंड एक और चीज मैं यहां बताना चाहूंगा, 1976 से पहले, बिफोर 1976 CAG compiled and maintained the account of not only state government but central government. But after 1976, right? After 1976 क्या है, एक नई बॉडी बना दी गई CGA, ओके। CGA बना दिया गया, ये फंक्शन करता है फॉर कंपाइलिंग एंड मेंटेनिंग अकाउंट्स ऑफ यूनियन गवर्नमेंट। बट अभी भी स्टेट गवर्नमेंट के अकाउंट्स को कंपाइल करना और मेंटेन करना ये फंक्शन कौन करता है, CAG। सो प्लीज कीप दिस इन माइंड, ओके, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। तो अभी करेंटली स्टेटस क्या है, यूनियन गवर्नमेंट के अकाउंट्स का कंपाइलेशन और वो करना कौन करता है, सीजीए। बट स्टेट गवर्नमेंट के कौन करता है, सीएजी, ओके। प्लीज कीप दिस इन माइंड, ताकि अगर आपको ये स्टेटमेंट आए तो कोई डाउट ना हो, ओके। एंड सीएजी ऑल्सो एक्ट्स एज गाइड, फ्रेंड एंड फिलोसफर ऑफ द पब्लिक अकाउंट्स कमिटी ऑफ द पार्लियामेंट, ओके। मतलब जो पीएसी है, इट टेक्स द हेल्प ऑफ सीएजी टू स्क्रूटनाइज दी जो रिपोर्ट सीएजी ने जो सबमिट की है, या जो पार्लियामेंट में जो भी कुछ भी चीज जो मैटर पीएसी के सामने आता है उसको स्क्रूटनाइज करने के लिए पीएसी हेल्प लेती है सीएजी की, ओके। नाउ रिगार्डिंग इट्स ऑडिटिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज, तो ये जो है की रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसकी। So what does it audit? It audits expenditure from Consolidated Fund of India, Consolidated Fund of State और UT having legislature. Similarly, Contingency Fund of India से कोई expenditure हुआ, State या UT having legislature से कोई expenditure हुआ, उसको audit करना. Similarly, Public Account of India या हर state का public account है, उसको audit करना. Similarly, ऐसे कोई भी trading, manufacturing, profit and loss account हो, right? या balance sheet हो, या कोई भी subsidiary account हो, किसका? Any department of central government or state government, right? Kept by any department of central government or state government, उससे भी कोई expenditure हुआ, उसको audit करना किसका काम है, CAG का, right? तो in general बोल सकते हैं it audits receipts and expenditure of center and each state, okay? In general आप यही बोल सकते हैं, okay? That जो भी receipt मतलब जो पैसा आ रहा है, expenditure जो मतलब खर्च कर रहे हैं, okay? Receipts, that is money that is coming. Now receipts can be form of tax revenue, okay? और कैन बी योर डिसइन्वेस्टमेंट प्रोसीड्स, राइट। सो ये सब जो आ रहा है उस सब का कितना आया है वो सब ऑडिट करना काम किसका है, सीएजी का, ओके। देन इट आल्सो ऑडिट्स रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर ऑफ अपार्ट फ्रॉम सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट, किसका, ऑल बॉडीज एंड अथॉरिटीज व्हिच आर सब्सटेंशियली फाइनेंस्ड फ्रॉम सेंट्रल स्टेट रेवेन्यूज, ओके। सो
रिसीट और एक्सपेंडिचर सेंटर और स्टेट का, फिर कोई भी ऐसी बॉडी या अथॉरिटी हो जिसको काफी पैसा सेंटर या स्टेट से मिल रहा है, उसके भी जो है इट ऑडिट्स दैट बॉडी ऑल्सो. It audits government companies also. It audits corporations and other bodies when so required by the law. मतलब लॉ के थ्रू कर सकते हैं कि इस बॉडी का कोई बॉडी क्रिएट की गई बाय लॉ, सो उसका जो अगर ऑडिट करना है तो बाय लॉ किया जा सकता है कि उसका ऑडिट जो है सीएजी करेगा. ओके. एज वेल एज प्रेसिडेंट या गवर्नर कह सकते हैं कि किसी भी एनी अदर अथॉरिटी के अकाउंट्स को ऑडिट करने का प्रेसिडेंट रिक्वेस्ट कर सकता है या गवर्नर रिक्वेस्ट कर सकता है. ओके. नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको जानना चाहिए कि तीन ऑडिट मेजर जो मेन ऑडिट रिपोर्ट्स होती है सीएजी जो प्रेजेंट करता है प्रेसिडेंट को. वन इज एप्रोप्रिएशन अकाउंट. सो ये चेक करता है कि एक्चुअल में कितना एक्सपेंडिचर हुआ है और कितना एक्सपेंडिचर सैंक्शन किया गया था. तो ये ऑडिट होता है कि मान लीजिए 100 रुपए सैंक्शन हुआ था और एक्चुअल में कितना, मान लीजिए 100 रुपए ही एक्सपेंड किया है या कम किया है या ज्यादा किया है, ये ऑडिट होता है. राइट. फिर फाइनेंस अकाउंट्स के ऊपर रिपोर्ट आती है इसकी, उसमें कि एनुअल रिसीट्स और डिसबर्समेंट्स कितनी है. राइट. गवर्नमेंट की एनुअल रिसीट्स और डिसबर्समेंट कितनी है उसके ऊपर. राइट. और पब्लिक अंडरटेकिंग्स के अकाउंट्स पे भी जो है रिपोर्ट देता है. ओके. तो ये सारी रिपोर्ट फिर क्या होती है, प्रेसिडेंट को देते हैं, प्रेसिडेंट उसको पार्लियामेंट के सामने रखता है. फिर पार्लियामेंट में ये कमिटीज के पास जाती है, कमिटीज उसको डिस्कस करती है, एग्जामाइन, जैसे मेनली जो है पब्लिक अकाउंट कमिटी है विच एग्जामाइंस देम एंड रिपोर्ट्स इट्स फाइंडिंग टू दी पार्लियामेंट. फिर पार्लियामेंट में उसकी फाइंडिंग्स के बेसिस पे डिस्कशन डिबेट होता है, मिनिस्टर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं. जैसे एक एग्जांपल आप जानते हो, 2G स्कैम हुआ. फिर क्या हुआ, 2G स्कैम में सीएजी ने रिपोर्ट लाए और सीएजी ने रिपोर्ट में बोला, क्या बोला सीएजी ने रिपोर्ट में कि भाई नोशनल लॉस हुआ है, नोशनल लॉस ऑफ 1.76 लाख करोड़. ओके. और ये फिर इसको फिर जो है पीएससी ने लिया, पीएससी ने उठाया और पीएससी ने उठा के तब हर किसी को जो है मिनिस्टर्स वगैरह इवन गवर्नमेंट ऑफिसर्स को क्वेश्चन किया. राइट. सबको क्वेश्चन किया और फिर पार्लियामेंट में भी बड़ा इस पे हंगामा हुआ. राइट. पार्लियामेंट में भी. ओके. सो दिस इज हाउ इट फंक्शंस. 2G स्कैम हुआ, सीएजी रिपोर्ट ने आई, उसको हाईलाइट किया, वो पीएससी में हुआ, फिर पीएससी में डिस्कशन हुआ, उसमें पीएससी में कॉल किया, पीएससी ने फिर अपनी रिपोर्ट पार्लियामेंट को दी, फिर पार्लियामेंट में उस रिपोर्ट के बेसिस पे डिस्कशन डिबेट हुआ. ओके. और उसके बेसिस पे लोगों को भी पता चला. ओके. सीएजी की रिपोर्ट के बेसिस पे जो जनरल पीपल है उनको भी पता चला. ओके. दे ऑल्सो फाउंड आउट. तो इस तरीके से रोल क्या है, इस तरीके से आप देख सकते हो रोल क्या है सीएजी का. एन एजेंट ऑफ पार्लियामेंट विच कंडक्ट्स ऑडिट ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन बिहाफ ऑफ पार्लियामेंट. राइट. सो 2G वाला जो केस देखोगे, ठीक, वो एक एग्जीक्यूटिव फंक्शन था और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में एग्जीक्यूटिव इज अकाउंटेबल. तो अगर कोई करप्शन हुआ तो वो हाईलाइट होना चाहिए, तो करप्शन को हाईलाइट करने के लिए ऑडिट चाहिए, क्योंकि ऑडिट के थ्रू ही हाईलाइट होगा. ओके. तो वो ऑडिट करना, जो पार्लियामेंट के बिहाफ पे ऑडिट करना काम जो है वो सीएजी का है. ओके. and he is responsible only to parliament. Okay. And CAG has more freedom with regard to audit of expenditure. Okay. CAG के पास काफी freedom है with regard to audit of expenditure than audit of receipts, stores और stock. तो इनके ऑडिट के लिए सीएजी के पास लिमिटेड स्कोप रहता है. राइट. जो ये डिस्कस करके जो है ये बेसिकली जो गवर्नमेंट से डिस्कस करके इनके लिए निकालता है कि क्या रहेगा स्कोप ऑफ ऑडिट. बट रिगार्डिंग ऑडिट ऑफ एक्सपेंडिचर सीएजी के ऊपर है, सीएजी के पास है कि वो स्कोप डिटरमाइन कर सकता है. तो सीएजी कैन डिटरमाइन द स्कोप ऑफ ऑडिट ऑफ एक्सपेंडिचर. बट रिगार्डिंग रिसीट्स, स्टोर्स, स्टॉक, इसमें जो ऑडिट है उसका जो स्कोप है वो जो है सीएजी विद कंसल्टेशन विद गवर्नमेंट डिटरमाइन करता है. राइट. तभी इसमें कई बार जो है सीएजी जो है क्या बोलते हैं, प्रोप्राइटरी ऑडिट या डिस्क्रिशनरी ऑडिट भी करता है. ओके. सो अगेन यहाँ पर हम देखते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑडिट. ओके. सो पहला हो गया कंप्लायंस ऑडिट, मतलब कि जो लॉज हैं, रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, वो फॉलो किए गए हैं या नहीं किए गए. ये पहला ऑडिट होता है कि वेदर लॉज, रूल्स, रेगुलेशंस आर फॉलोड और नॉट. राइट. दूसरा होता है फाइनेंशियल ऑडिट. राइट. फाइनेंशियल होता है बेसिकली ऑडिट ऑफ कि जो एक्सपेंडिचर है, जो अकाउंट्स हैं, जो अकाउंट्स है गवर्नमेंट के, राइट, गवर्नमेंट के जो अकाउंट्स है, वेदर दे रिफ्लेक्ट द ट्रू पिक्चर और नॉट. क्या वो अकाउंट्स प्रॉपर्ली मेंटेन्ड है, क्या वो अकाउंट्स मतलब प्रॉपर हैं. राइट. उसमें कोई ऐसा तो नहीं है, ओमिशन तो नहीं है या कोई करप्शन का वो तो नहीं है. तो वो अकाउंट्स को देखते हैं कि फाइनेंशियल अकाउंट्स आर प्रॉपर्ली मेंटेन्ड और नॉट. ओके. देन इज परफॉर्मेंस ऑडिटिंग. तो परफॉर्मेंस ऑडिटिंग में देखते हैं कि जो एक्सपेंडिचर किया गया है या जो गवर्नमेंट ने मान लो कोई पॉलिसी और स्कीम लाई है, तो उस पॉलिसी और स्कीम का बेनिफिट क्या हुआ. राइट. उस पे मान लीजिए 100 रुपए खर्च किए तो उससे बेनिफिट कितना हुआ.
और उससे इन रियलिटी की कितना ज्यादा बेनिफिट हो सकता था, राइट। सो इसमें जो है परफॉर्मेंस ऑडिटिंग में देखी जाती है इकोनॉमी। इकोनॉमी मतलब कम पैसे में ज्यादा काम, इफिशियंसी, ओके मतलब मोर इफिशियंटली, ओके, एंड इफेक्टिवनेस मतलब अल्टीमेटली रिजल्ट आना। तो इकोनॉमी, इफिशियंसी, इफेक्टिवनेस जो देखी जाती है वो देखी जाती है परफॉर्मेंस ऑडिटिंग, ओके। नाउ अब पढ़ते हैं रिगार्डिंग अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ओके। बड़ा ही ब्रीफ बचा है, ओके, आई नो थोड़ा लंबा लेक्चर खिंच रहा है, राइट, 1 घंटे के ऊपर, बट वी शुड फिनिश इट विद इन 5 to 10 minutes, ओके। तो प्लीज बियर विथ मी। आर्टिकल 76 में दे रखा है प्रोविजन रिगार्डिंग अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ही इज द हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द कंट्री, ओके, एंड इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, ओके, प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है किसी को भी अटॉर्नी जनरल। एंड ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट इसके ऊपर स्टेटमेंट बनेगा, राइट। ये तो बहुत ही बेसिक चीजें हैं, राइट, बट स्टेटमेंट किसके ऊपर बन सकता है, इसके ऊपर कि व्हाट इज द क्वालिफिकेशन। सो कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन्स दैट एक ऐसा पर्सन अपॉइंट किया जा सकता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हु शुड बी क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड एज जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ओके। सो दिस इज इंपॉर्टेंट, प्लीज इसको ध्यान में रखिएगा। नाउ नेक्स्ट इज ही होल्ड्स द ऑफिस ड्यूरिंग प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, ओके। सो मतलब प्रेसिडेंट कभी भी रिमूव कर सकता है, मींस प्रेसिडेंट कैन remove attorney general of India anytime, okay, because कोई fixed tenure नहीं है, ना security of tenure है, right, okay। Now regarding his duties, okay, his duties is to give advice to the government of India upon such legal matters which are referred to him by the president, okay। कोई भी legal matter जो president ने refer किया है उसको उस पर advice देना, okay। To perform such other duties of legal character that are assigned to him by president, okay, to discharge the functions conferred on him by the constitution or any other, okay। Now president ने कौन सी duties assign कर रखी है, president has assigned following duties: to appear on behalf of government of India, okay, कोई भी केस है जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन्वॉल्व है उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बिहाफ पे आना। इनफैक्ट आपने देखा होगा अभी कई जगह आप देखते हो कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट को ये रिमार्क दिया, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया ने गवर्नमेंट की तरफ से ये बताया सुप्रीम कोर्ट को, ओके। सो जो है आपका अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो है ही अपियर्स ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन सुप्रीम कोर्ट, राइट, और इन द केसेस जहां गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक पार्टी है, ओके। To represent government of India in any reference made by the president to the Supreme Court under Article 123। तो आप आर्टिकल 140, तो आप जानते हो आर्टिकल 143 के अंदर प्रेसिडेंट को कोई एडवाइस चाहिए होती है, कुछ स्पेसिफिक मैटर्स पे, जैसे कोई प्री कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटी होगी या कोई भी लीगल मैटर है, राइट, तो उसमें प्रेसिडेंट एडवाइस ले सकते हैं सुप्रीम कोर्ट से। तो वहां पे प्रेसिडेंट के रिप्रेजेंट करना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, राइट, वो काम किसका है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ओके। And to appear when required by the government of India in any high court, okay, in which any case in which government of India is concerned। So किसी भी हाई कोर्ट में भी इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की to appear there, okay। Now moving on regarding rights, so please this one is very important, right। ये तो इतना important नहीं था, this was not so important, but what is more important is this, rights, very important, okay। इसी पे एक बार क्वेश्चन भी आ चुका है प्रीलिम्स में, okay। So please इसको ध्यान से देखिए। तो राइट क्या है, राइट ऑफ ऑडियंस इन ऑल कोर्ट्स इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। सो जो इंडिया की टेरिटरी है उसमें कोई भी कोर्ट है उसमें अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को राइट ऑफ ऑडियंस है, ओके, मतलब वहां पे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कैन पार्टिसिपेट, ओके। नाउ राइट टू स्पीक एंड टेक पार्ट इन द प्रोसीडिंग्स विदाउट अ राइट टू वोट, प्लीज रिमेंबर दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, विदाउट अ राइट टू वोट इन ऑफ दी बोथ हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट, राइट। मान लीजिए दोनों हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, लोकसभा की कोई प्रोसीडिंग चल रही है, राज्यसभा की, तो उनकी प्रोसीडिंग्स में अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया स्पीक कर सकता है और पार्ट भी ले सकता है, बट विदाउट अ राइट टू वोट। नाउ ही कुड आल्सो टेक पार्ट इन जॉइंट सिटिंग, okay, and speak, but again without right to vote, and also take part in committee of the parliament of which he may be named a member, so he can even be named a member of a committee of parliament, okay। So and he also enjoys all privileges and immunities that are available to the member of parliament, okay, please keep this in mind also, okay। He also enjoys all the privileges and immunities that are available to member of parliament, okay। now कुछ limitations हैं जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया पे लगाई गई हैं, okay, that आप ये कॉमन सेंस का है, that he cannot advise or hold brief against government of India। तो देखिए अगर इसका एक ड्यूटी ही है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को रिप्रेजेंट करना है, तो व्हाई सिंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का हाईएस्ट लॉ ऑफिसर है, सो हाउ कुड ही एडवाइज और होल्ड ब्रीफ अगेंस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया,
Similarly, not advise, hold brief in cases in which he is called upon to advise or appear for government of India. Okay, right? And not defend accused person in criminal prosecutions without permission of government of India. Right? Not accept appointment as director in any company corporation without permission of government of India. Not advise any ministry or department of government of India or any statutory organization PSU unless. So देखिए ऐसा नहीं है कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को कोई भी डायरेक्टली कोई भी गवर्नमेंट बॉडी है, कोई भी पीएसयू है या कोई डिपार्टमेंट, वो डायरेक्टली अप्रोच कर सकता है. उसको अगर अप्रोच करना है तो मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर्स के थ्रू ही अप्रोच कर सकते हैं. ये अगर मान लीजिए कोई डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस है, राइट, अब इसको कोई एडवाइस चाहिए किसी लीगल मैटर पे, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ लॉ में जो डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर्स है उसको एक अब बोलेगा कि मुझे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की एडवाइस चाहिए. फिर ये जो है प्रपोजल एक या रेफरेंस भेजेगा अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को कि फाइनेंस मिनिस्ट्री को इस चीज पे एडवाइस चाहिए. ओके, ये इसका मतलब ये है. तो जब तक आपका ये मिनिस्ट्री ऑफ लॉ, ये डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर्स इन्वॉल्व है, ये डायरेक्टली एडवाइस नहीं ले सकते. ओके, नाउ प्लीज दिस पॉइंट इज लाइक वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो इस स्लाइड में दो चीजें इंपॉर्टेंट है, एक है ये और एक है ये. सो ही इज नॉट अ कैटेगरी ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट. सो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कोई गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं है, तो इसलिए गवर्नमेंट सर्वेंट पे जो रिस्ट्रिक्शन लगती है वो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया पे नहीं लगती. रादर अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के लिए ये रिस्ट्रिक्शन है, राइट. एंड अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कैन ऑल्सो डू प्राइवेट प्रैक्टिस बट सब्जेक्ट टू दीज लिमिटेशंस. सो प्लीज कीप दिस इन माइंड. अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कैन डू प्राइवेट प्रैक्टिस, राइट. प्राइवेट प्रैक्टिस कर सकता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, बट ये रिस्ट्रिक्शंस ध्यान में रखनी है, ये लिमिटेशंस ध्यान में रखनी है. ओके, अब ऐसे ही एडवोकेट जनरल, सो इट इज मोर और लेस रेप्लिका ऑफ अटॉर्नी जनरल एट स्टेट लेवल. ओके, so article 165, right, and it literally corresponds, means it is replica of attorney general of India. Okay, appointed by governor, wahan appointed by president. Okay, highest law officer in the state, highest law officer of the India. Okay, government of India. Okay, qualified, qualification क्या होनी चाहिए, जज ऑफ हाई कोर्ट. ओके, ही शुड बी क्वालिफाइड टू बी अ जज ऑफ हाई कोर्ट. ओके, वहां पर क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, राइट. सो प्लीज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, आप ध्यान में रखिए व्हाट इज द क्वालिफिकेशन टू बी अ जज ऑफ हाई कोर्ट एंड व्हाट इज द क्वालिफिकेशन टू बी अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट. ओके, नाउ होल्ड्स द ऑफिस ऑन प्लेजर ऑफ गवर्नर, वहां प्रेसिडेंट था. ओके, ड्यूटीज एंड फंक्शंस मोर और लेस सेम एज अटॉर्नी जनरल है, बस वो स्टेट लेवल के लिए हो जाएगी, स्टेट गवर्नमेंट के लिए हो जाएगी. ओके, सो इट इज मोर और लेस सेम, राइट. बार बार रिपीट करना कोई सेंस नहीं बनता. राइट्स भी इसके सेम है, बस वो सारे सेम राइट्स कहाँ मिलेंगे, स्टेट लेजिस्लेचर में. ओके, स्टेट लेजिस्लेचर में. ओके, दीज आर सेम बट ये सारे राइट्स कहाँ मिलेंगे, स्टेट लेजिस्लेचर में. ओके, तो प्लीज अगेन आपके लिए ये थोड़ा रिवाइज कर लेना, पीछे देख के थोड़ा सा आप अपना दिमाग लगाना तो आपको पता चल जाएगा. ओके, so this is it, this sums up our session. Okay, I know थोड़ा लंबा खींच गया था, but we have comprehensively covered all constitutional bodies, right. सारी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज को कॉम्प्रिहेंसिवली करके उनका ईच एंड एवरी एस्पेक्ट देखा है हमने. ओके, नाउ अब ये ऐसी चीज है, अगर आप रिवाइज नहीं करोगे, इफ यू वोंट रिवाइज देन यू वोंट रिमेंबर दीज थिंग्स. ओके, सो इसीलिए अगर आपने ये लेक्चर देखा है अच्छे से, सो प्लीज रिवाइज करिए. ओके, और ये जो आपको पीपीटी है ये सर्टेनली मिल जाएंगी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे. और रिवाइज करने के बाद प्लीज अब आप मॉक टेस्ट देना शुरू कर दीजिए, अगर अभी तक भी नहीं किया है तो. वैसे तो कर देना चाहिए, बट प्लीज स्टार्ट मॉक टेस्ट. ओके, आपके 3 सब्जेक्ट हो चुके हैं, तो सेक्शनल तो प्लीज स्टार्ट कर दीजिए. ओके, इट विल ओनली बेनिफिट यू गाइस. ओके, आपके बेनिफिट के लिए ही मैं बोल रहा हूँ, राइट. So thank you very much guys and see you again next time with another lecture on Indian politics.